नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में होने से लड़ाई और भी दिलचस्प बन गई है। देश दुनिया की नजर अब इस सीट पर लगी है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। प्रशांत किशोर इसे जीतकर देश भर में बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। वो माहौल बनाने में जी जान से जुटे हैं। लेकिन सिटी पोस्ट लाइव ने अब तक के सर्वे के अनुसार आज की तारीख में प्रशांत किशोर कहां खड़े हैं, पूरी विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इतना चर्चा में क्यों है? देखिए, चुनाव इसलिए चर्चा में है कि देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद मैदान में है। अ, अगर प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं होते तो इतनी चर्चा नहीं होती। तो हाई प्रोफाइल वो रणनीतिकार हैं और वो माहौल बनाना भी जानते हैं। चुनाव में दूसरे पार्टियों के लिए वो काम करते रहे हैं और उनको सफलता भी मिलती रही है। लेकिन अपना दल बनाने के बाद उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, बिल्कुल निराशा हाथ लगी। एक भी सीट नहीं जीत पाए और 2 सीटों पर ही उनकी पार्टी की जमानत बची, बाकी जगहों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसे में बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव उनके लिए एक मौका है, तो वो आजमाना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस इलाके का, मतलब बीजेपी बहुत मजबूत है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। 30 साल से बीजेपी हारी नहीं और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। तो भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। और प्रशांत किशोर इसीलिए यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कि वो संदेश देना चाहते हैं देश भर में कि बीजेपी के खिलाफ लोग हैं। नितिन नवीन की सीट से वो जीत कर ये मैसेज देना चाहते हैं। तो इसी कारण मुझे लगता है कि चुनाव काफी दिलचस्प हो गया। और बीजेपी के उम्मीदवार चयन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बीजेपी के पहले उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी थे, लेकिन उनका नामांकन दाखिल करने के बाद उनको वापस ले लिया गया और अब दूसरा उम्मीदवार बनाया गया नीरज सिन्हा। तो नीरज सिन्हा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई, क्या बीजेपी के पास प्रशांत किशोर के मुकाबले का कोई नेता नहीं है? क्यों ऐसे नए लोगों को बीजेपी ने मैदान में उतारा जहां मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, जिस सीट पर देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है? तो दरअसल बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि प्रशांत किशोर को हराने के लिए बीजेपी का एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता काफ़ी है। बीजेपी चाहती तो उसके पास नेताओं की कमी थोड़े है। ठीक है, कायस्थ की सीट है तो कायस्थ समाज के एक से एक बड़े नेता बीजेपी के पास हैं। वो किसी को भी प्रशांत किशोर के मुकाबले उतार सकती थी, लेकिन प्रशांत किशोर के मुकाबले बीजेपी ने एक मंडल अध्यक्ष को उतार दिया है जिसको कोई नहीं जानता। तो बीजेपी ने ऐसे ही नहीं उतारा है, उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। पहले अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटू को उतारा था तो वो बूथ कार्यकर्ता थे, मतलब बूथ लेवल पर काम करते थे। उनको जैसे ही बीजेपी ने अनाउंस किया उम्मीदवार तो हलचल मच गई कि भाई किसको कर दिया। फिर उनका नामांकन वापस भी हो गया, उसको लेकर भी विवाद हुआ और अब नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया है जो उनसे भी सीधे साधे हैं। हर तरह से मतलब बंटी से कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी से लड़ाई है यहाँ इस सीट पर, यहाँ उम्मीदवार से लड़ाई नहीं है प्रशांत किशोर की। तो जातीय समीकरण क्या है सर? देखिए, जातीय समीकरण तो एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ इस सीट पर करीब 70,000 कायस्थ हैं, लाला हैं और वो हार्ड कोर सपोर्टर हैं बीजेपी के। और बीजेपी हमेशा कायस्थ उम्मीदवार ही बनाती रही है। अभी तक तो इस सीट पर नितिन नवीन के परिवार का ही कब्जा रहा है। उनके पिता 2 बार जीते, फिर नितिन नवीन 5 बार लगातार जीते। तो नितिन नवीन कायस्थ हैं, लाला हैं और उनके बिरादरी के सबसे ज़्यादा वोटर हैं 70,000। ये भी बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि यहाँ जो अदर्स जो श्रवण समाज के वोटर्स हैं उनकी संख्या भी 25% से ज़्यादा है, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर हैं। ठीक है, इस सीट पर यादव मुसलमान 30,000 मुसलमान हैं तो यादव भी लगभग उतना ही है। बनिया वोटर दूसरे नंबर पर है, 12% बनिया समाज है। बनिया समाज भी बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो जातीय समीकरण के हिसाब से भी एनडीए बहुत मजबूत है।
लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं सर, वो इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर इस बार बाजी मार सकते हैं, फायदा मिलेगा? आपने ठीक कहा, जो हम लोग रैंडम सर्वे कर रहे हैं उसमें बीजेपी के भी ऐसे लोग मिल रहे हैं कार्यकर्ता, जो हमेशा बीजेपी के लिए वोट देते रहे हैं और इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई एक सीट से बीजेपी का कुछ बिगड़ना नहीं है, ठीक है, वो सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो एक सीट पर ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो बहुत योग्य हो, काबिल हो और जो विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा सके। लेकिन ये परसेंटेज कितना हो सकता है? बीजेपी के जो हार्ड कोर वोटर हैं वो कितने संख्या में प्रशांत किशोर के साथ आएंगे, सवाल है ना। मुझे लगता है कि 20% भी प्रशांत किशोर बीजेपी के हार्ड कोर वोटर्स को अपनी तरफ ले लेते हैं तो बड़ी सफलता होगी। 20% कम नहीं होता है ना। जो वोटर कभी बीजेपी के साथ छोड़ा ही नहीं, कभी हमेशा बीजेपी का साथ दिया, उसमें से 20% वोटर भी अगर प्रशांत किशोर को वोट दे देते हैं तो प्रशांत किशोर की बड़ी कामयाबी होगी। अब ऐसा नहीं ना कि 100% बीजेपी के वोटर्स प्रशांत किशोर के लिए वोट कर देंगे, बदलाव का बड़ा संकेत होगा। लेकिन नहीं हो पाएगा ना। 1 लाख वोट लगभग मिला था नितिन नवीन को, उससे भी थोड़ा कम ही था। तो 20% वोट ले लेंगे तो प्रशांत किशोर का कितना वोट हो जाएगा? 20,000। और प्रशांत बहुत समीकरण जो है एनडीए के अनुकूल है। लेकिन इस सीट पर आरजेडी हमेशा दूसरे नंबर पर रहा है, और इस बार क्या उसका माया समीकरण को प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे क्या? देखिए, माई समीकरण को तोड़ पाएंगे या नहीं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सच है कि आरजेडी हमेशा इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही है। पिछले चुनाव में भी 46,000 वोट आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मिला था और यहाँ सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच ही होता रहा है। नोटा से भी कम दूसरे प्रत्याशियों को वोट मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर लड़ाई में दिखेंगे, और लड़ाई में तभी दिखेंगे जब बीजेपी के कोर वोटर उनका साथ देंगे, 20% ही सही देंगे, और देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बीजेपी के कोर वोटर के समर्थन के कारण ही चर्चा में है और लड़ाई में दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, जो आरजेडी के लिए वोट करते रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के पीछे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आरजेडी कभी हरा नहीं सकता है बीजेपी को। तो प्रशांत किशोर लड़ाई में दिखेंगे तो बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोटर उनके पीछे खड़े हो सकते हैं। लेकिन यादव वोटर कितने खड़े होंगे बड़ा मुश्किल है। यादव तो कह रहे हैं कि भाई कि हम तो कोई उम्मीदवार दे आरजेडी, हम तो तेजस्वी यादव की पार्टी को उम्मीदवार को ही वोट देंगे। तो यादव वोट बैंक में भारी मुश्किल है। केवल मुस्लिम समाज का वोट उनको मिल सकता है, वो भी 100% तो मिलेगा नहीं। 100% भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20,000 और वोट मिल जाएगा तो 40,000 वोट। तो लड़ाई बहुत दिलचस्प है। लेकिन सर, अभी तक आपने जो रैंडम सर्वे किया है, जो जातीय समीकरण है, उसके हिसाब से प्रशांत किशोर कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? देखिए, जो मैंने रैंडम सर्वे किया है उस सर्वे में प्रशांत किशोर का नाम लोग ले रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई पिछले चुनाव में या क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, आरजेडी का और दूसरे उम्मीदवारों का। नितिन नवीन को पिछले चुनाव में 98,299 वोट मिले थे। आरजेडी की रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे और जन स्वराज की उम्मीदवार थी वंदना कुमारी, उनको 7,717 वोट मिले थे। बाकी सभी उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले थे। 14 से 46 लोगों ने नोटा का ऑप्शन दबाया था, बटन दबाया था। ऐसे में प्रशांत किशोर का पहले से 7,717 वोट है जो उनके प्रत्याशी को मिला था। जहां तक बीजेपी के वोटर्स बदलाव की बात कर रहे हैं, मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा 20% बीजेपी के वोट भी प्रशांत किशोर के खाते में आ जाए तो क्या हो जाएगा? 20,000 वोट मैक्सिमम। 20,000 बीजेपी के कम हो जाएंगे, मतलब 1 लाख से 80,000 हो जाएंगे और प्रशांत किशोर के 7,000 से 27,000 28,000 हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर भी बीजेपी से बहुत पीछे प्रशांत किशोर अभी नजर आ रहे हैं। सर, तो एमवाई समीकरण में बिखराव का फायदा भी तो उन्हें मिल सकता है। अरे वो तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रेखा गुप्ता को 46,000 वोट मिले। अगर उनमें से 20% वोट प्रशांत किशोर को मिल भी जाते हैं तब भी तो 35,000 40,000 की रेखा को पार नहीं कर पा रहे हैं। अब
एमवाई समीकरण में कितना हद तक संधमारी वो कर पाएंगे भी तो सवाल है ना, क्योंकि अब आखिरी क्षण में आरजेडी ने भी जोर लगा दिया है और आरजेडी के उम्मीदवार है तो आरजेडी के जो कोर वोटर हैं वो तो वोट देंगे ही ना। कुछ बनिया समाज के वोटर भी वोट दे सकते हैं, यादव तो देंगे ही देंगे। मुस्लिम समाज के वोट बैंक में संधमारी प्रशांत किशोर कर सकते हैं अगर सीधी लड़ाई बीजेपी से उनकी दिखी तो, और अभी लग रहा है क्योंकि आरजेडी सुस्त है तो सीधी लड़ाई में प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी अब सक्रिय हो रही है तो 15 दिन में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि 20% वोट अगर आरजेडी का भी ले लेते हैं प्रशांत किशोर, 20% बीजेपी का भी ले लेते हैं, तब भी कितना पर पहुंचेंगे? क्या आंकड़ा से 50,000 यही ना। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अभी दूसरे नंबर पर खड़े हैं। प्रशांत किशोर उस जगह पर खड़े हैं जहां पर पहले आरजेडी खड़ा रहती थी। आरजेडी तीसरे नंबर पर अभी दिखाई दे रही है, सच है। लेकिन अब पहले नंबर पर आने के लिए प्रशांत किशोर को और कम से कम 20 से 25,000 वोट का जुगाड़ करना पड़ेगा और ये आसान काम नहीं है। देखिए बांकीपुर सीट पर 41% वोटिंग हुआ था, माने इस सीट पर रिकॉर्ड रहा है, हमेशा कम वोटिंग होता है, परसेंटेज वोटिंग का बहुत कम रहता है। तो चमत्कार तभी हो पाएगा ना कि जब 40% से 60% वोटिंग हो जाए, 65% वोटिंग हो जाए और जो बढ़ा हुआ वोट है वो प्रशांत किशोर के खाते में आ जाए तभी। लेकिन परसेप्शन सर ऐसे बनाया जा रहा है जनसुराज की तरफ से कि इस बार चमत्कार हो जाएगा। अब परसेप्शन का ही खेल है राजनीति, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनका मुकाबला अभी प्रशांत किशोर के वर्कर नहीं कर सकते हैं, सच है। बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, उसके पास सब कुछ है। प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भले चुनाव न जीते हैं, दूसरे नंबर पर भी आकर देश दुनिया को बड़ा मैसेज दे सकते हैं। कम से कम बिहार को तो दे ही सकते हैं कि भाई अब विकल्प के रूप में वो वही है, आरजेडी विकल्प नहीं है। अब बीजेपी को आरजेडी नहीं हरा सकती है, प्रशांत किशोर ही हरा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर भी आकर प्रशांत किशोर एक तरह से चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन अब पूरी तरह से बीजेपी का 1 लाख का वोट अपने कब्जे में ला देगा कोई, ये संभव है? देखिए बीजेपी के वोटर्स उम्मीदवार को देखकर वोट देते ही नहीं है। बीजेपी के वोटर्स देखते हैं पीएम मोदी को, वो देखते हैं राष्ट्रवाद को, वो देखते हैं हिंदुत्व को। तो जैसे ही गोलबंदी पोलराइजेशन होगा किसी के पक्ष में तो उससे दूसरा पक्ष भी प्रभावित होगा। अगर पोलराइजेशन होता है प्रशांत किशोर के पक्ष में किसी खास समाज या मजहब का, तो फिर बीजेपी के पक्ष में भी पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा टफ चुनाव है, लेकिन मुश्किल चुनौती है, फिर भी प्रशांत किशोर ने लड़ने का फैसला लिया है। तो इसके पीछे बस यही कारण है कि भाई जीत गए तब तो पूछना ही नहीं है। चुनाव जीते या हारे वो तो अलग विषय है, लेकिन ये लगता है कि इस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर का कद और बढ़ेगा। हाँ, अगर 5-10 हजार वोट से हारे तो अगर हार का मार्जिन वही रह गया जो आरजेडी बीजेपी के बीच होता रहा है, तब नहीं, तब उनकी चुनौती और बढ़ जाएगी। अगर वो कांटे का मुकाबला दे देते हैं बीजेपी को या बीजेपी को हरा देते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत बड़ा मैसेज देश भर में जाएगा। लेकिन अगर कांटे का मुकाबला भी दे देते हैं, 5-10 हजार वोटों से ही उनकी अगर हार होती है, तब भी प्रशांत किशोर फिर से जिंदा हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में लोग उनको विकल्प के रूप में देखने लगेंगे। तो बिल्कुल केवल बीजेपी के लिए ही ये सीट प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, जनसुराज के लिए भी ये जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि एक परसेप्शन जरूर जनसुराज के तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। हालांकि अब जब वोटिंग होगा और जब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के और तमाम कैंडिडेट्स को बारे में लेकर के, आप कमेंट जरूर करिएगा। और जानना चाहते हैं सटीक नतीजा, चुनाव से पहले परिणाम, तो हमारा रैंडम सर्वे देखते रहिए। हम तो रोज दिखा रहे हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो बिल्कुल आप जब देखेंगे तो आपको अंदाजा मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।